नमस्ते एवरीवन। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही रोचक डिस्कशन शुरू हो गई है जब हमें पता चला पुरुष और प्रकृति के बारे में। स्पिरिचुअलिटी और स्पिरिचुअल हेल्थ के ये आयाम हमने कभी ना देखे थे ना सोचे थे। तो आइए इस बारे में और चर्चा करें और विस्तार से समझें पुरुष प्रकृति का क्या रोल है और इसके आगे किस तरीके से हम स्पिरिचुअल हेल्थ और स्पिरिचुअलिटी को समझेंगे। सर, जैसे आपने बताया कि हमारा जो मन और आत्मा और अहंकार ये लेकर हम आए हैं यहाँ पर। पर्पस हमें पता है कि हमें अपनी जो आत्मा को शुद्ध करना है, ये पर्पस था हमारे आने का और उसके लिए हमें टूल्स दिए गए हैं। तो एक तो आप टूल्स के बारे में समझा दीजिए और फिर ये जो हम अज्ञान की परत लेकर आए हैं उसको हम कैसे शुद्ध करेंगे। तो हमने देखा कि सृष्टि की उत्पत्ति ब्रह्म से हुई और फिर जो ये सृष्टि हुई उसमें जीव आके बसते हैं। ये मैं क्लियर करना चाहती हूँ, ये जो ब्रह्म है ये ब्रह्मा वो वाले नहीं है ना, जिनको हम कॉमनली जिनको ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं, वो नहीं। ये ब्रह्म उनसे बहुत ऊपर एक ब्रह्मन स्टेट है जी। तो ये जो जीव है और ये जो ब्रह्म है उनका क्या रिलेशनशिप है, संबंध है जी। तो फर्ज करो कि मिट्टी के बर्तन हैं जी और इन बर्तनों में एक प्लास्टिक की बैग है जी, उसमें भी पानी भरा पड़ा है और ये बर्तन सब दरिया में तैर रहे हैं। ओके। अब बर्तन के बाहर भी पानी है, बर्तन के अंदर भी पानी है। दोनों में फर्क क्या है? बाहर का पानी है और अंदर का पानी है, दोनों H2O है जी, मानी क्वालिटी में फर्क नहीं। ओके। बाहर का पानी विशाल है जी, दरिया है। हाँ, दरिया है और ये जो भीतर का पानी है वो सीमित है जी। अब वो बर्तन टूट गया तो प्लास्टिक बैग में जो पानी है वो दूसरे बर्तन में जाएगा जी। लेकिन अगर प्लास्टिक की बैग टूट गई तो क्या होगा? तो वो पानी घड़े में जाएगा या जो बर्तन है उसमें जाएगा। हाँ, और उसके जरिए दरिया में चला जाएगा जी। मानी घड़े के अंदर का पानी और बाहर का पानी एक हो गए जी। तो क्या हुआ? जो प्लास्टिक बैग का जो पानी है वो शुद्ध आत्मा है। ओके। प्लास्टिक बैग है वो अज्ञान है। अज्ञान तो अज्ञान निकल गया तो जो शुद्ध आत्मा था वो अब दरिया के पानी में एक रूप हो गया, मानी ब्रह्म में लीन हो गया। ठीक है। तो ये जीव और शिव का मिलन हुआ। ओके, ठीक है। अज्ञान दूर हो गया तो फिर जीवात्मा का और परमात्मा का या शुद्ध आत्मा का वो मिलन हो गया। हाँ, ठीक है जी। तो ये हमारा जीवन का ध्येय है। अब जो अज्ञान है, जो प्लास्टिक बैग है जी, वो क्यों हुई उसको बताने के लिए कई लोगों ने प्रयत्न किया है जी। स्वामी विवेकानंद है, स्वामी रामतीर्थ है, योगानंद परमहंस है, आई.के. ताइमिनी है। सब ने अलग अलग उत्तर दिए। एक ने कहा कि ये प्रश्न ही अस्थान पर है, दूसरे ने कहा कि इसका उत्तर आप जब आत्मज्ञान की प्राप्ति करेंगे तब आपको मिलेगा। अच्छा। एक ने बहुत अच्छा उत्तर दिया, वो आपको मैं शेयर करता हूँ। उसने कहा कि फर्ज करो आप सपना देख रहे हो जी और सपने में दो लोग झगड़ रहे हैं। तो आपके बगल में जो खड़ा है उससे आप पूछते हैं कि ये क्यों झगड़ रहे हैं। अब वो व्यक्ति आपको उत्तर दे उसके पहले आपकी आंखें खुल गई, नींद टूट गई। तो अब उस प्रश्न का क्या करोगे? प्रश्न रहता ही नहीं जी। फर्ज करो कि उस सपनावस्था में कोई जागृत अवस्था वाला व्यक्ति आया और उस जागृत अवस्था वाले व्यक्ति से आप पूछते हो ये क्यों झगड़ रहे। अब वो व्यक्ति का उत्तर क्या होगा? कौन झगड़ रहा है? ये तो सब तुम्हारी मन की पैदाइश है। अब उसका उत्तर सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। लेकिन उस स्वप्नावस्था में आपको वो सही उत्तर समझ में आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन आप खुद जाग गए तो फिर उसकी रेलेवेंस समझ आ जाएगी। हाँ, तो वो उत्तर आपको खुद ब खुद मिलेगा जी कि कोई झगड़ नहीं रहा था।
ये तो सब मेरे मन की पैदाइश थी। तो इस अवस्था में हमको इसका आंसर नहीं मिलने वाला है। तो इसका मतलब ये है कि हम अज्ञान में क्यों आए और क्यों ऐसा हुआ, इसका आंसर हमें तभी मिलेगा जब हम ज्ञानी हो जाएंगे, जब हमारा अज्ञान दूर हो जाएगा। एग्जैक्टली। ओके, तो वी विल हैव टू वेट टिल देन। सो शुद्ध आत्मा और जीव आत्मा के बीच में जो नेसाइंस का या जो अज्ञान का जो फर्क है, उसकी तो जर्नी हमें खुद ही करनी पड़ेगी। कोई हमें वो उत्तर नहीं दे सकता, क्योंकि वो हमारा अनुभव का एक क्षेत्र है। कि अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि शुद्ध आत्मा, जीव आत्मा या फिर भूत आत्मा, इसमें क्या फर्क है? बिल्कुल, शुद्ध आत्मा है वो जो प्लास्टिक बैग के अंदर जो पानी है वो शुद्ध आत्मा है। ओके। जो प्लास्टिक बैग है वो अज्ञान है। अज्ञान और शुद्ध आत्मा मिलके जीवात्मा बनते हैं। अज्ञान और शुद्ध आत्मा मिलके जीवात्मा बनते हैं, जो हम हैं। हाँ जी जी। और जब जीवात्मा जीवन धारण करता है तब उसको एक एजेंट दिया जाता है, वो भूतात्मा है, वो अहंकार है, वो पर्सनालिटी है, वो ईगो है। तो सर, जब जीवात्मा आई तो उसको एक एजेंट मिला, जैसे आपने बताया, जो हमारा ईगो है। तो ईगो हमारी मदद के लिए आया है, तो हम ईगो को इतना बुरा क्यों समझते हैं फिर? क्योंकि वो ईगो भटक जाता है। अच्छा। वो जीवात्मा की बात नहीं सुनता है, वो जीवात्मा के लिए नहीं जीता है, अपने मनोरंजन के लिए जीता है। अच्छा। तो वो भटक गया। मानी जो काम उसको सौंपा गया था वो नहीं कर रहा है, वो अपनी मनमानी कर रहा है। तो ये जो जीवात्मा है और ये जो ईगो है, भूतात्मा है, उसका संबंध क्या है? मालिक और नौकर का। ओके। सांख्य कारिका में इन दोनों का रिश्ता बताया गया है, जैसे एक अंधा व्यक्ति है और एक पंगु व्यक्ति है। अच्छा। दोनों अकेले कहीं नहीं जा पाएंगे जी। लेकिन अगर ये अंधा व्यक्ति वो लंगड़े व्यक्ति को अपने कंधे पे ले ले और उसका मार्गदर्शन के अनुसार चले जी, तो दोनों मिलकर मंजिल तक पहुंच पाएंगे। ओके। तो इसलिए हमें जो हमारा जो ईगो है वो भी और हमारा सोल भी मिल के काम करे, तो फिर वो मंजिल तक पहुंच सकते हैं। पर यहाँ पर ये हो गया है कि जो ईगो है वो अपनी मनमानी करने लगा है और उसने सोल की बात ना मानकर अपने मनोरंजन के लिए जीना शुरू किया है। जी। तो वो भटक गया। अगर मॉडर्न एनालॉजी चाहिए जी, तो कार का मालिक जी, और कार का ड्राइवर। जी। सक्रिय कौन है, एक्टिव कौन है? ड्राइवर। ड्राइवर। किसके वास्ते? मालिक के वास्ते। क्या वो मालिक को कह सकता है कि चुप बैठो, मुझे जहां जाना है जाऊंगा? कहना तो नहीं चाहिए। कह रहा है। ओके, ओके। या दुकान का मालिक, दुकान का मैनेजर, एक्टिव कौन है? मैनेजर। किसके लिए? मालिक के मालिक। लेकिन वही मैनेजर गलत हिसाब किताब लिखता है या गले में से पैसे ले लेता है या जो इंफीरियर क्वालिटी है माल वो भरता है दुकान में, तो वही मैनेजर डैमेजर हो गया। राइट। पर सर, ये सोल इतनी कमजोर क्यों हो गई? ये मालिक इतना कमजोर क्यों हो गया और जो मैनेजर या ड्राइवर था वो इतना ताकतवर क्यों हो गया? क्योंकि उसने अपना रोल स्वीकारा ही नहीं है। वो खुद को मालिक बन बैठा है। इसीलिए हमें स्पिरिचुअल हेल्थ की ज़रूरत है, ताकि हम ये जो मालिक है, जो सोल है, उसको हम नरिश कर सकें, उसको स्ट्रांग बना सके, ताकि अपने नौकर से काम ले सके, उसको अपनी सही जगह तक पहुंचा सके। जी। तो जब ये ईगो अपनी सही राह से भटक जाता है तब कर्म का सिद्धांत लागू पड़ता है। ओके, एक मिनट, बिफोर वी गो टू कर्म का सिद्धांत, तो मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर दूं कि जो हमारी आत्मा है वो मालिक है और जो हमारा अहंकार है वो है हमारा नौकर, जिससे हमें काम लेना है, जिसके ऑर्डर्स को सुनना नहीं है, उसे ऑर्डर देना है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? हम उसके ऑर्डर सुन रहे हैं। वो मनोरंजन करना चाहता है, वो दुनिया में हमें लिप्त देखना चाहता है, संसार में लिप्त देखना चाहता है, और वो हमारी ईगो के जो खेल है, जो हम संसार में खेल रहे हैं, अपना असली पर्पस भूलकर
जो पर्पस क्या था, अज्ञान का नाश करना या अज्ञान को दूर करना और अपने आप को प्योर बनाना, वो सब हम भूल चुके हैं क्योंकि हमने ईगो को इम्पोर्टेंस दी है। स्पिरिचुअल हेल्थ का मकसद यही है कि हम अपनी सोल को नरिश करें, उसको स्ट्रॉन्ग करें। इसके मेथड्स भी हम आगे समझेंगे। और अभी अभी सर ने जो बताया है कि जब हम ईगो की बात ज़्यादा सुनते हैं तो लॉ ऑफ कर्मा एक्टिवेट हो जाता है। तो सर, एक तो हमारा जो कार्य है वो अपनी सोल को नरिश करना है, तो अब पर्पस क्या है, सोल का पर्पस क्या है हमारी लाइफ का यहाँ पर? तो ये एक कहानी के रूप में आपको समझाऊंगा जी। एक राजा था, हम्म। उसको कोई वारिस नहीं था जी। इसलिए चिंतित था जब वो बूढ़ा हुआ कि ये राज्य में किसको सौंप के जाऊं। उसने बहुत सोचा और बहुत सोचने के बाद उसको एक आइडिया आया। उसने उसके मुताबिक ढंढोरा पिटवाया। उसमें कहा कि राजा वेश बदल के अमुक जगह पे अमुक समय पे रहेगा और जो उसको ढूंढ निकालेगा वो राजा बनेगा। ओके। तो सब लोग को तो बहुत अच्छा लगा कि लुप्पा छुपी खेलो, राजा बनो। वो तो वहाँ उमड़ पड़े। तो वहाँ क्या देखा उस जगह पे कि एक मेला लगा हुआ था और मेले में तरह तरह के खेल के सामान थे, खाने के सामान था, कपड़ा लत्ता था और वो सब मुफ्त था। अच्छा। तो वहाँ जो लोग इकट्ठा हुए थे राजा को ढूंढने के लिए, वो इसमें उलझ गए, मेला देखने बैठ गए। और भूल गए उनका मकसद क्या था वहाँ आने का। वहाँ एक व्यक्ति था जिसको अभी भी याद था, तो राजा को ढूंढता था। उसके मित्र उसे बुलाते कि जरा अच्छा खाना है, जरा चख के तो देखो, तो मना कर देता। कि ये अच्छे कपड़े हैं, तुम्हें फिट है होते हैं तो लेके जाओ, तो मना कर देता। ये खेल अच्छा है, चलो हम खेलें, तो ना करता। उसने राजा को बहुत ढूंढा, वो मिले नहीं तो थक गया, इसलिए वहाँ एक कोने में मंदिर था, उसके जीने पे जाके बैठ गया और सोचने लगा मैं कहाँ ढूंढूं। फिर उसको ख्याल आया कि मैंने मेले में देखा है, मंदिर में नहीं देखा है, इसलिए जीना चढ़ के वो ऊपर गया। वहाँ क्या देखा कि एक जो पुजारी थे वो आरती कर रहे थे। उसने ध्यान से देखा तो वो पुजारी ही राजा थे। अच्छा। तो इसी तरह हम जीवन में अपने अंदर की राजा को खोजने आए हैं। वेरी नाइस स्टोरी। लेकिन हम मेले में उलझ गए हैं, संसार के मेले में। जी। और भूल गए हैं हमारा असली मकसद क्या है। ओके। तो सबसे पहले ये कहानी बहुत ही रेजोनेट करती है हमारे साथ कि हम आए जिस पर्पस से थे उसको भूलकर हम संसार के मेले में उलझ गए हैं, रिश्तों में बह गए हैं। यहाँ की जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, जो बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें समाज में मिलती हैं, उनमें उलझ गए हैं। और कुछ लोगों को तो याद भी नहीं है कि हम आए क्यों थे, और जिन्हें याद है उन्हें रास्ता नहीं मिलता है। तो ये जो अभी कहानी बताई सर ने, इसके अनुसार यदि हम मंदिर के दरवाजे पे ना बैठकर भीतर जाएं तो हमें ज़रूर अपनी मंजिल मिल जाएगी, या जो पर्पस है, जो गोल है, उसका हमें ज़रूर दर्शन हो जाएगा। तो सर, जब हम ये नहीं कर पाते, जब हम अपने ध्येय को भूल जाते हैं और ईगो को इम्पोर्टेंस देते हैं या अपने जीवन में उलझ जाते हैं, तो फिर इसका इम्पैक्ट क्या होता है? उसका इम्पैक्ट ये है कि अभी लॉ ऑफ कर्मा ऑपरेशन में आएगा। लॉ ऑफ कर्मा एक्टिवेट हो जाता है। अच्छा, तो लॉ ऑफ कर्मा तो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही पॉपुलर चीज़ है। हम डे टू डे लाइफ में बहुत बार इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम ये समझना चाहते हैं कि ये एक्चुअली है क्या, और इस लॉ के किस तरीके से हमारे जीवन में इम्पैक्ट आता है। इस बात के लिए मैं चाहूँगी कि हम अगले एपिसोड में विस्तार में चर्चा करें लॉ ऑफ कर्मा पर, और देखें कि उसका हमारे जीवन पर क्या इम्पैक्ट आता है। Thank you so much. I will see you in the next episode.